अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, साबिक मिनिस्टर हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, आप ज़रा ये जो आज की प्रेस रिलीज़ है उसमें ये कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। क्या ये जो राना साहब कह रहे हैं कि उनका नाम आ रहा है 9 मई के आर्किटेक्ट में भी वो शामिल हैं, ये इल्ज़ाम भी उन पे लग रहा है, क्या ये उस तरफ है? आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है हमें अब तो इंतज़ार करना चाहिए। अब एक चार्जशीट सामने आ जाए और उसके बाद ज़ाहिर बात है ये कार्रवाई जो होगी ओपन तो नहीं होगी। ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो होगा वो उसकी कार्रवाई नश्र तो नहीं होगी, हमारे सामने तो नहीं आएगी। जो इसकी फाइंडिंग्स होंगी और जब ये नतीजा निकलेगा तो वो हमारे सामने आएगा कि कौन कौन से चार्जेस थे और क्या क्या साबित हुआ है, क्या नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि राना साहब के पास वक्त कम था। जो सवाल बनता है वो ये है कि जब 17 में ये टॉप सिटी का मामला आया था सामने और वो ख़ानदान शोर मचा रहा था, उस वक्त भी एक सियासी हुकूमत थी, मुंतखब हुकूमत थी, जमहूरी हुकूमत थी, ग़ालिबन शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। और अब जब ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इंक्वायरी हुई और फिर कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तब भी एक जमहूरी और सियासी हुकूमत है। लेकिन ये तौफ़ीक हुकूमत को नहीं हुई। फ़ौज का अपना सिस्टम जो है एहतसाब का वो बरूए कार आया है, उसने इंक्वायरी की है और उसने ये मामला आगे बढ़ाया है और मामलात को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की है और इस पर दाद भी बनती और है। ये वो ऐसी चीज़ है जिस पर हमें हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो सियासी और जमहूरी हुकूमतें हैं, उनको गौर करना चाहिए कि आखिर जब कोई मामला सामने आता है और हत्ता कि वो शख्स अगर रिटायर भी हो जाता है तो इन्हें ये तौफीक क्यों नहीं होती जी कि इनके एहतसाब का निज़ाम भी हो, एहतसाब करें भी और लोग उस पर एतमाद भी करें। ये एक सवालिया जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने आज भी जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी नैब को ख़त्म कर दें। मैं 4 साल से भुगत रहा हूँ, ये करने पर लगे रहते हैं। ये नहीं होते कि नैब को ऐसा बना दिया जाए कि सिर्फ मुजरिम को सज़ा मिले और कोई बेगुनाह उसकी गिरफ्त में ना आए। ये एक सवाल है जी बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब से मेरे ख्याल पूछते हैं। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाएं कि ये जो हमारे सामने प्रेस रिलीज़ है आपने भी देख ली होगी कि टॉप सिटी केस है, बहुत ज़्यादा संगीन है, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की। आपके इल्म में क्या है कि ये जो इंक्वायरी हो रही थी, ज़ाहिर बात है एक बाखबर इंसान है आप, किस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस थे, कहाँ कहाँ वो अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं रिटायरमेंट के बाद कहाँ वो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, उन पर जो कानून लागू होते हैं आर्मी एक्ट के तहत, वो कहाँ खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए कि आज गिरफ्त में आ गए? देखें, ये एक जब रिटायर्ड होते हैं तो उसके 2 साल के अरसे के अंदर आप पे पूरी पाबंदी होती है कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। और ज़ाहिर है उस वक्त इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के जो होल्डर्स होते हैं उनकी फिर सर्विलेंस भी होती है, चेक भी किया जाता है कि क्या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एक्टिविटी जरूर हिस्सा लिया होगा, कोई इंफॉर्मेशन बात की होगी जो कि फ़ौज के फ़वाइद के ख़िलाफ़ थी, जैसे फ़ौज को नुकसान हो सकता है। तो आई एम श्योर उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन खिलाफ ये फैसला भी किया हुआ कि इसको भी लिया जाएगा। और जब इंक्वायरी हुई है तो उसमें ये तमाम चीज़ें टॉप सिटी की और रिटायरमेंट के बाद जो इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रही हैं या ऐसी बातें हुई हैं जिससे फ़ौज को नुकसान होता है, साख को नुकसान होता है, रेपुटेशन को नुकसान होता है, वो उसकी भी इंक्वायरी होगी। और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस इंक्वायरी ने ये रिकमेंड किया होगा कि इनके खिलाफ दोनों चीज़ों में कोर्ट मार्शल करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये इसमें मुर्तकब हुए या नहीं हुए। अब लेकिन इंक्वायरी में क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन एविडेंस एक्शनेबल जो होती है अगर है तो तभी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो आप फील्ड जनरल कोर्ट में खुल के आएंगी, इनको सफाई का मौका भी दिया जाएगा और प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगी और उसके बाद बोर्ड जो है कोर्ट मार्शल को डिसाइड करेगा कि इनको कितनी सजा मिले जाएगी। लेकिन ये जो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जो एक पाबंदी है ये रिटायरमेंट के बाद है, क्योंकि इन पर तो इल्ज़ाम था कि ये रिटायरमेंट से पहले दौरान सर्विस DGC के तौर पर भी और DGI SI के तौर पर भी
ये सियासी सरगर्मी में मुलव्वस रहे, इन पर तो मुसलसल ये इल्ज़ाम लगता रहा, तो उसकी भी कोई इंक्वायरी होगी या उस पर भी चार्जशीट का वो हिस्सा होगा कि जी आप ये काम कैसे करते में रहे? हो सकता है कि इरशाद साहब, हो सकता है कि उस वक्त जब सर्वे होते हैं तो डीजीआई और डीजी काउंटर इंटरनल जो होते हैं उनके वो थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं जिसमें, और जाहिर है कि जब वो इन्वॉल्व होंगे इसका मतलब उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ की कंकरेंस होती है, इससे शायद उसका हिस्सा ना हो। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब आप पे ये पाबंदी है 2 साल के लिए, और अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी पॉलिटिशियन मिल रहे हैं, उनसे जाके जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उनको अपने मशवरे दे रहे हैं अपना पास्ट नॉलेज के बारे में बताते हुए, तो ये फौज के खिलाफ है, ये फौज के डिसिप्लिन के खिलाफ है। और इसलिए ये जो सेकंड है पोस्ट रिटायरमेंट की बात इस सिलसिले में की गई होगी। ये शौकत सिद्दीकी साहब इन पर इल्ज़ाम लगाते रहे और फिर अदालत ने उनको बहाल किया इसी बेस पर कि जी वो दुरुस्त कह रहे थे, उन पर दबाव डाला गया। तो मेरा ख़्याल है अब ये जो होगी तो इसमें सिर्फ जो चार्जशीट इंक्वायरी कमेटी ने बना के दी है उसी पर होगा, या कोई और फरीक भी इसमें शामिल हो सकता है कि जी हमारे साथ भी ये ज़्यादती करते रहे हैं? नहीं, देखें, ये जो फौज का डिसिप्लिन है वो बड़ी क्लियर है। जो चार्जशीट बनेगी ये कोर्ट मार्शल उसी पे फोकस रहेगा, उसी की एविडेंस प्रोसिक्यूशन लेगा, उसी की डिफेंस सफाई पेश की जाएगी, और फिर दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हुए, एनालिसिस करते हुए फिर बोर्ड, जो कोर्ट मार्शल का बोर्ड होता है, वो डिसाइड करता है कि इसमें कितनी सच्चाई, कितनी गलती, कितना गलत किया, कितने फौज के डिसिप्लिन को वायलेट किया, कितनी फौज की साख को नुकसान पहुंचाई, ये देखते हुए कोर्ट जो है वो सजा रिकमेंड करता है। सही। अच्छा, जो आज प्रेस रिलीज़ आई है, इरशाद साहब ने भी जिक्र किया, उसमें कहा गया कि पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के सबूत हैं, तो ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा या इसको जुर्म तस्वुर किया जाएगा, और इसकी मिनिमम मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है ब्रिगेडियर साहब? देखें, इसमें मिसकंडक्ट में भी आता है, और उसमें देखें बात यह है कि ये इंक्वायरी में सब कुछ चेक कर लिया गया होगा। कोर्ट मार्शल उस वक्त होता है जब पहले एक फॉर्मल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, उसमें वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, डिफेंस की एविडेंस, देन दे फाइंडिंग्स उसकी निकालते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गलत हुई, क्या ठीक हुई, उसके बेस के ऊपर वो एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, और ओपिनियन के ऊपर बाद में रिकमेंडेशन होती हैं कि क्योंकि इनके खिलाफ फाइंडिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ये चीज़ें साबित हो रही हैं कि इन्होंने ये गलत कानून के मुताबिक खिलाफ की है, आर्मी डिसिप्लिन के खिलाफ की है, इससे ये फौज को नुकसान हुआ है, बेस करते हुए ये इंक्वायरी, ये चार्जशीट होती है। और ये जो बात की बातें हैं वो भी इसमें ज़ाहिर है कि अभी चार्जशीट में शामिल होगी। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जिन पर पाबंदी 2 साल में, उसमें इन्होंने कहाँ किन मौके पर ये तमाम एविडेंस मौजूद होगी। अच्छा भाई साहब, अब ये है कि ये अकेले फैज साहब ही भुगतेंगे सारा कुछ, या जब ये शुरू होगी बाकायदा मामला कोर्ट में चलेगा, चार्जशीट पर काम शुरू होगा, तो ये अपने किसी बास को या अपने किसी मातहत को भी इन्वॉल्व कर पाएंगे, या गवाह के तौर पर या शरीक जुर्म के तौर पर? और क्या अगर कोई सियासी मामलात में ये मुलव्वस हुए हैं तो उन सियासतदानों को भी इसी कोर्ट मार्शल की जो अदालत है उसमें आना पड़ेगा, लाया जाएगा? देखिए, जो भी पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर आते हैं, आर्मी एक्ट के अंदर आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इनके सबॉर्डिनेट्स में किसी ने हाई हैंडेडनेस की है, गलत ऑर्डर्स को इस्तेमाल किया है, अनलॉफुल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आई एम श्योर कि इस इंक्वायरी में उनके बारे में भी रिकमेंड किया होगा। अच्छा। और उन ऑफिसर्स का फिर एक अलहदा कोर्ट में हो रहा होगा। फौज जाहिर है कि हर एक का नहीं बताती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंक्वायरी करें, और फिर फौज ने ये बताना भी था कि हमारा कड़ा खुद एहतसाबी का अमल है, और इसमें कोई रियायत नहीं की जाती है। जैसे मैंने बताया कि पहले भी ऑफिसर्स को सजा हो चुकी है, 3 स्टार को हुई है, 1 स्टार को हुई है। अभी जब 9 मई के बाद भी ऑफिसर्स को सजाएं हुई हैं, काफ़ी लोग घर भेजा गया, किसी को और सजाएं मिली हैं। और इसके साथ ये हमेशा का हमारा अमल है, इसमें कोई सख्ती नहीं। लेकिन एक बात है कि जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, बातें करते हैं, फौज को बदनाम करने की कोशिश करती है, अब उनको ये देखना चाहिए कि सिविल में वहाँ पर क्या इनका खुद एहतसाबी का अमल है, क्या ब्यूरोक्रेसी को कुछ सजा मिलती है, या आज तक सजा मिली है, या किसी पॉलिटिशियन को हुकूमत ने
प्राइम मिनिस्टर ने उनकी इंक्वायरी करके सजा दी है, इतने स्कैंडल हुए हैं, इतना कुछ करप्शन हुई है, क्या किसी को सजा हुई है? इज अ बिग डिफरेंस। ये अब उनको ये फ़र्क आ जाना चाहिए कि फ़ौज में का डिसिप्लिन और सिविल में क्या फ़र्क है, ये अब इनको खुद इसको असेस कर लेना चाहिए। फैसल बावड़ा साहब तो कह रहे हैं ना कि ये तो बस आगाज़ है और इसमें बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, बड़ा केस चलने जा रहा है। तो आप भी ऐसा ही समझते हैं कि ये सिर्फ आगाज़ है और इसमें बहुत सारे और लोग और सिविल और फौजी हर तरह के लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे होंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जब ये इसकी डिटेल्स आएंगी प्रोसिक्यूशन के अंदर, जब सारी ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगी। इरशाद साहब, अब ये जो बात की ब्रिगेडियर साहब ने भी, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है, हमारे यहाँ एहतसाब के नाम पे मेरे ख्याल पिछले 7-8 दिहाइयों से ही अयूब खान साहब का दौर लें या नवाज शरीफ साहब का लें या खान साहब का लें, लेकिन हमारे यहाँ एहतसाब हो नहीं पाया उस तरह। अगर हम बात करें जो सिविल इदारे हैं, दूसरी जानिब एक मिसाल ये सामने आई है कड़े एहतसाब की। क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस ऐसी होंगी कि हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर है हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, या ये भी एक स्टोरी है जिसको आप और मैं आज डिस्कस कर रहे हैं, कल कोई नया मवाद होगा सियासतदानों के पास, कल कोई नया इशू होगा और सिस्टम यूं ही रिश्ता रहेगा और चलता रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा फ़ौज में। आपको पता है वो एक फरारी केस था जी, उसमें बड़ी सज़ाएँ हुई थी जी, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल सतह के लोग थे, उसके नीचे थे ब्रिगेडियर थे राहिल शरीफ साहब के दौर में। तो उससे कि हमारी हुकूमत ने तो कोई सबक हासिल नहीं किया, उन्होंने तो अपना निज़ाम नहीं बनाया। उनका तो ये होता है कि जी एहतसाब का मतलब ये होता है इंतकाम अपने मुखालिफिन से, और रहमदिली का मतलब होता है कि अपने लोग जो फंस रहे हैं उनको बचा लेना। ये तो हमारी बदकिस्मती है, इसी वजह से हमारे यहाँ जो एहतसाब का निज़ाम सिविलियन में है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं। जरा ब्रिगेडियर साहब, हम ये देखते हैं अक्रॉस द बोर्ड जो है एक मैकेनिज़्म है फ़ौज में एहतसाब का, लेकिन हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें, जितने कंपोनेंट्स हैं मुल्क के उनकी बात करें, पॉलिटिकल एंटिटीज़ अपोजिशन में आती हैं तो उनका एहतसाब का मतलब माने बदल जाता है, हुकूमत की अदाएँ और होती हैं। क्या ये जो इक़दामात हैं कोई बूस्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि ऐसी रिफॉर्म्स हों कि पूरे सिस्टम के अंदर एक मुनसिफाना और एहतसाब का सिलसिला आ जाए? दिस इज़ द कंपैरिजन, दिस इज़ द पर्सनल एग्जांपल जो फ़ौज ने सेट की है, और ये एक सबक आमूज़ है कि ये बाकियों को भी, हमारे हुकूमती इदारों को अब समझना चाहिए कि खुदा के लिए पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो करप्शन हो रही है, जो पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह किया जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया जा रहा है, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप IPP टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या और चीज़ें हैं, सबको देखा जाए कि अभी वक्त है कि हम इसको ओवरऑल करें सिस्टम को। फ़ौज ने अपनी मिसाल दे दी, एग्जाम्पल सेट कर दी, और ये हमारा फ़ौज का आजकल नहीं बहुत सख्त कड़ा ये खुद एहतसाबी का अमल है। अब इसके बाद हमारे हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, ब्यूरोक्रेसी को, सबको देखना चाहिए कि कौन कहाँ खड़ा, और इसके अंदर से भी बहुत चीज़ें निकलेंगी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, ये भी पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और फिर पता चलेगा कि कोर्ट मार्शल के बाद क्या रिकमेंड होता है कि कौन कौन और शामिल हैं, और उसकी रिपोर्ट आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान को जाएगी कि ये इसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दिस विल बी गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अल्टीमेट जो ये इंक्वायरी होगी या कोर्ट मार्शल और उसके बाद किया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अब पिछले साल हुकूमत ख़त्म हुई और 2 सूबों में तो खैर ज़्यादा अरसा, साल के करीब, और जो मरकज़ में और बाकी 2 सूबों में 6-7 महीने एक हुकूमत रही जिसको फ़ौज की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, वो टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल थी। तवक्को लोग ये कर रहे थे कि ये एहतसाब का अमल वो हुकूमत ज़रूर आगे बढ़ाएगी। शोर भी बहुत उठा, ख़ास तौर पर आपके सूबे में जहाँ आप मिनिस्टर थे, कि डाकुओं के ख़िलाफ़ और वो जो टैंकर माफिया है उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने कोई एग्जाम्पल तो सेट नहीं की। क्या किया जाए? ये कोई ख़राबी है, हमारे सिस्टम के अंदर ख़राबी है, या हम कोई करना ही नहीं चाहते, बस शोर ही मचाते रहते हैं? देखिए, सिस्टम में तो ख़राबी है। बात ये है कि आपके हर सूबे में एंटी करप्शन है, आपके पास फेडरल FIA है, आपके पास IB है, आपके पास NAB है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। व्हाट हैपेंस?
बात ये कि इसको ट्रांसपेरेंट रखें और एग्जाम्पल बनाए कुछ लोगों की, ताकि मुल्क को जो नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, जो हमारा आज हाल है, ये कौन किसने पहुंचाया? 1700 अरब रुपए या 1500 रुपए हम IPPs को दे देते हैं। डेवलपमेंट फंड में 1500 अरब इस दफा भी दे दिए हैं। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 1500 अरब रुपया जो है वो इन लोगों को, MNA MPs को दे दें और वो अपनी मर्जी से जो प्रोजेक्ट करने हैं? इसके बजाय ये पैसा हम डाइवर्ट करके अवाम की खुशहाली के लिए, बिजली के बिल कम करने के लिए, पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए, उसके बाद आपकी जो आवाम की महंगाई हुई है उसको कम करने के लिए, गैस के बिल कम करने के नहीं कर सकते। द मोमेंट आवाम में खुशहाली होगी, आवाम का कॉन्फिडेंस हुकूमत के ऊपर आएगा, तो हुकूमत स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल हुकूमत का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। और जब निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम कारोबार दुनिया हमारा मुल्क का चलेगा, तो मुल्क में बहुत इकोनॉमिक तरक्की, प्रॉस्पेरिटी होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन अगर हमारी हुकूमत में ये चीज़ें नहीं हैं और हम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं, आप चेयरमैन जो एंटी करप्शन है अपनी मर्जी के किसी ब्यूरोक्रेट को लगा देते हैं जो आपके पास सुनते हैं प्रोविंस के अंदर, तो उससे क्या अकाउंटेबिलिटी करनी है? यही वजह है कि हमारी सिस्टम नहीं चलता और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फौज ने आज मिसाल दे दी, एग्जाम्पल दे दी कि ये हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, ये हमारा कड़ा खुद हिसाबी का एहतसाब का अमल है। हमने 9 मई के लोगों को, इतने लोगों को सजा दी, इससे पहले 3 स्टार को 1 स्टार को सजा दी। अब इसके बाद अभी हमने ये आपके सामने इतनी बड़ी सेंसिटिव पॉइंट में इंपॉर्टेंट आदमी की अगर उसकी कोई गलतियां पाई गई तो उसके मुताबिक कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इसका कोई असर नहीं होगा। आई एम वेरी होपलेस। जब तक ये नहीं होगा, आपने कोई ऑस्ट्रेटेड ड्राइव देखी है? अगर IMF वर्ल्ड में हमें कह रहा है कि इतना पैसा आपको टैक्स लगाओ, तो आप अपने इन हाउस ठीक करें। 3000 रुपया फेडरल FBR में चोरी होता है उसको बचाएं, या 500 से 1500 अरब रुपया जो लेके जा रहे हैं डेवलपमेंट में उसको निकाल लें और अपने लोगों को दें। IPPs को पैसा 2 साल के बंद कर दें जो अपने मुल्क के हैं, सिर्फ चाइना के हैं उनके साथ बात करें, बाकी सबको बंद कर दें, वार्निंग दे दें, फिर हो सकता है। लेकिन हु विल डू इट? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत है पाकिस्तान। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी अमल है। हम पाकिस्तान को खुदा के लिए इन मसाइल से निकालें। अवाम अपनी हुकूमत, अपने नुमाइंदे क्यों चुनती है कि वो आके इनके मसाइल हल करें, ना कि इनके लिए मसाइल और ज़्यादा बढ़ा दिए जाए। दिस इज़ द एग्जाम्पल। इसलिए फौज के एग्जाम्पल को लेते हुए इसको आगे चलें और खुद हिसाबी का अमल अपनी हुकूमत में ले करें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब। शायद सब ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि ये जो हुकूमत का काम है, उन्होंने एहतसाब करना है, एहतसाब का निज़ाम बनाना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हुकूमत से ज़्यादा क्या ये पार्लियामेंट का काम नहीं है? क्योंकि रिफॉर्म्स अगर होनी हैं, एहतसाब अगर होना है, वो हो सकता है जो हुकूमत बनाए उस पर तो अपोजिशन ने कहना है ये इंतकाम के लिए कर रहे हैं, तो पार्लियामान का किरदार इस पे कब सामने आएगा और क्या कोई संजीदा है? क्योंकि नैब भी आप देखें वो भी एक बिल्कुल रोल ही होता रहा है, हुकूमत में आए तो नैब के फ़ज़ाइल, अपोजिशन में आए तो नैब के ख़िलाफ़। अब ऐसे पार्लियामेंट तो कानून बना सकती है ना। पाकिस्तान में इशू कानून का नहीं है। जितने कवानीन पाकिस्तान में हैं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होंगे। अमेरिका का जो आइन है ना, उसकी तमाम शिकें और वो सफ़ात देखें तो हमारा जो प्रियम्बल है वो इसके बराबर है। 9 शिकों का आइन मंजूर हुआ था, 26 या 27 उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। यानी आप 36, 37, 38 लगा लें, मुकम्मल मुझे याद नहीं है बहरहाल। और मेरे ख्याल कितने 2-3 सदियाँ हो चुकी हैं। 2 सदियाँ हो गई। 2 सदियाँ हो गई हैं। और हमारा जो इंसानी हकूक़ का चैप्टर है ना, वो भी तकरीबन 27 के करीब हैं। अच्छा, इतना मुफस्सल है हमारा आइन। हमारे आइन के सिर्फ जो इंसानी हकूक़, जहाँ इंसानी हकूक़ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वहाँ एक शिक है और अपने शहरियों के वाले से उस पर अमल होता है। हमारे साथ बाकियों के साथ जो सलूक करते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर अमरीकी फ़ख्र कर सकें। ख़ासतौर पर गुआंटानामो बे में जो हुआ है, जो इसराइल में जो कुछ हो रहा है, वो सारा अमरीका की पुश्तपनाही से हो रहा है। उन्होंने तो टूल बनाया अपने कवानीन, अपने मुल्क में कम अज़ कम वो उन कवानीन पर अमल होता है। हमने 37 या 36 शिकें रख ली हैं, अमल एक पर भी नहीं करना।
तो मसला कवानीन का नहीं है, मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। मसला हमारी हुक्मरान अशराफिया, उसमें सिविल मिलिट्री दोनों हैं, उनकी नीयत का है। देखें ना, ये तो बात हुई ना सिविल हुकूमतों की। ये आपको याद होगा कि ये जो नैब है, इसकी इब्तदाई शक्ल जो थी वो जनाब नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी और ख़ूब अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। वो सैफ़ुर्रहमान साहब, जिसको एहतसाबुर्रहमान कहा जाता था, जजों की टेपें आ गई, सारा कुछ हो गया। अब जनरल मुशर्रफ साहब आ गए। उन्होंने एक इंतहाई प्रोफेशनल ईमानदार जर्नैल जो थे सैयद अमजद, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अमजद, उनको सरबराह बना दिया। और फिर जब 2002 के इलेक्शन हुए तो वो सारे जो नैब ज़दगान थे जो जेलों में थे, उनको पकड़ के, चूँकि वोट लेना था, तो उसने कहा कि भाई ये तो मुजरिम हैं हमारे, इन पर तो केस साबित हो रहे हैं, हो जाएंगे और सज़ा होने वाली है। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरी सियासी ज़रूरतें हैं। अच्छा, ब्रॉडशीट से मुआहिदा भी किया, बाद में हमने उनको मिलियन ऑफ पाउंड्स भी दिए, फिर हम एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वही जो मुजरिम थे वो MNAs MPs बन गए। चाहिए। अच्छा, शाहिद अजीज़ साहब एक थे, जनरल शाहिद अजीज़, लाहौर के कोर कमांडर भी रहे जी। उनकी किताब है ये खामोशी कब तक, ये खामोशियाँ कब तक, ये खामोशी कब तक, ये खामोशी कब तक। उसमें उन्होंने कई वाक़यात लिखे हैं और ख़ास तौर पर वो बाद में नैब के चेयरमैन बने थे। तो उन्होंने जो वाक़यात लिखे हैं कि किस तरह से एक चीज़ साबित हो गई और मैं उस पर जाने वाला था, गिरफ़्तारियाँ करने वाला था, और जनरल साहब ने बुलाया, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, उनका इसको बंद कर दो। उसने कहा मैं कैसे बंद कर दूँ, आपने तो हुक्म दिया था। उसने कहा वो उस वक्त हुक्म दिया था ना, आप छोड़ दो। ये वैसे मोतमिद जनरल शाहिद जो हैं वो जनरल मुशर्रफ के बड़े मोतमिद थे। नहीं, वो उन 4 लोगों में से थे जो 12 अक्टूबर से पहले जिन पर मामलात छोड़कर वो मुल्क से बाहर गए थे। बिल्कुल ठीक। जनरल महमूद थे और जनरल अजीज़ थे, दूसरे जो बाद में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने, और ये जनरल शाहिद अजीज़ थे। तो ये 3 लोग थे जिन पर ये मामलात छोड़ के मुल्क से बाहर हो गए थे, और लिखा भी है कि सारी जो कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन की सीक्रेट्स थे वो बताए। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है ना जी, ये तो है और इसको कोई ठीक करने के लिए तैयार भी नहीं है। अच्छा, ये तो दौरे आमरीत है ना इरशाद साहब? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हमारे, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे ज़्यादा तवक्कुआत लोगों की होती हैं कि उनके सियासी मसलहतें, मफादात नहीं होते। लेकिन इनका मामला जो है, इनका मामला जो था हमारे सिविलियन का, ये तो सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा ही सोच रहे होते हैं। देखिए वो जो अयूब खान साहब का था एब्डो, हाँ, वो आज तक ताना बना हुआ है, उसको ये सियासतदान ताने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप अगर शहाबनामा पढ़ें तो उसमें एक सियासतदान पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि 203 रुपये 25 पैसे में मिसाल दे रहा हूँ कि उन्होंने स्टेशनरी जो ली है ना वो गैर कानूनी थी। यानी बड़े बड़े सियासतदान जो मिनिस्टर हैं वो 200 रुपये 300 रुपये पर भी सज़ा याफ्ता हो गए, और जो रह गए जिन्होंने बैत कर ली, जो उनके सामने झुक गए, बाकी कहानियाँ निकली कि वो क्या करते रहे। देखिए मसला तो बैत करने वाला है ना, मसला यही है, मसला तो बैत करने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि वो भी एक ताना, सियासतदान उसको ताने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मुशर्रफ साहब की आपने बात की, नैब को भी तकरीबन सभी सियासी जमातें ताना ही कहती हैं। जरदारी साहब ने कहा नैब और पाकिस्तान नहीं चल सकते। इस PDM के दौर में, PDM से पहले वाले दौर में क्या कुछ हो रहा था। अभी आज शाहिद खाकन अब्बासी बरी हो गया है ना, पूरे 3-3.5 साल उन पर केस चलता रहा। उस हुकूमत के दौर में सज़ा तो नहीं हुई। चलो हम तो अब तो कहें कि जी हालात बदल गए, उस वक्त तो सारा नैब चढ़ा हुआ था, नैब चढ़ा हुआ। तो इसका मतलब है शाहिद खाकन अब्बासी कह सकते हैं, और उन्हें कहना चाहिए कि जनाब ये सियासी केस था, मुझे झुकाने के लिए, मेरी बैत लेने के लिए था, आज मैं बरी हो गया हूँ। सवाल ये है, बाकी यही जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ क्या है, कवानीन क्या हैं।
कि यही मेरा एंटी सवाल है। करप्शन का महकमा भी हाजी इम्तियाज़ जो हैं उसके खिलाफ आगे- उस वक्त आता है जब वो MNA बन जाता है और उसकी वफादारी, उससे पहले ये काम उसने पहले ही किया है। कि पहले की है जी। उस वक्त कोई केस नहीं बना, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी अब हो रही है। तो इसी की वजह से ये सारा मामला ख़राब होता है। नहीं, यही तो मेरा असल सवाल है में इरशाद साहब। दो चीज़ें हैं जो मानी जाएंगी। तो फिर पहली तो बात यह है कि इस कौम को और लीडरशिप को, कौम तो मानती है कि हमारा नंबर 1 इशू जो है पाकिस्तान का वो करप्शन है। करप्शन की वजह से आपके यहाँ नाइंसाफ़ी होती है, करप्शन की वजह से अदम मसावत है, करप्शन की वजह से महंगाई है, करप्शन की वजह से बेरोज़गारी है, करप्शन की वजह से लोगों के अंदर एक लॉलेसनेस का रवैया आता है कि हम पैसे दे के छूट जाएंगे। करप्शन की वजह से एहसास महरूमी बढ़ रहा है। ये वो जो जब देख रहे हैं कि जो करोड़ों अरबों की लूट मार IPPs किए हुए हैं, उन्हें हुकूमत कुछ कह नहीं रही, और इधर जो हमारे मोहल्ले में एक मीटर रीडर पकड़ा जाता है 10,000 20,000 रुपए पे, तो वो समझते हैं कि भाई ठीक है, फिर माशरती तफरीक तो इरशाद साहब तफरीक पैदा बढ़ हो रही है, ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, एक तो ये माने कि जी करप्शन है, और करप्शन की सज़ा सख्त से सख्त, संगीन से संगीन, आलमोस्ट गद्दारी के बराबर आप रखेंगे। यानी ये जो टॉप सिटी का केस है, ये आज का केस तो नहीं है ना। 2017 किसी ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल वो ऐसे। रोता रहा बेचारा, अदालत में भी जाके, अदालत में भी वो इंसानी हकूक सेल में गया, फिर सेल वहाँ में गया, फिर वो कहता रहा कि भाई 184(3) के तहत आप कार्रवाई करें। जी। नहीं किया उन्होंने। अदालती निज़ाम हमारा चौपट हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह भी करप्शन है। करप्शन से ही फिर ये अकरबा परवरी, इम्तियाजी सलूक जन्म लेता है। इरशाद साहब देखिए, मेरा जो सवाल था ना, मैं ये वो समझता आप हूँ कह रहे हैं कि leadership बैठे। जब फलां आदमी ने, मेरे दोस्त ने पैसे लेके छूट जाना है, दे के छूट जाना है, तो चलो मैं इसकी फेवर कर दूं, मेरा दोस्त है, ताल्लुकदार है। सही है। जी इरशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप बैठे, लीडरशिप कहाँ बैठेगी? पार्लियामान में ही बैठेगी नहीं, ना? बैठे नहीं जी, ये तो बैठने का कवानीन तो सारे मौजूद हैं, कोई नया कानून बनाना है। नहीं, ये कैसा अमल कानून है कि करना है। एंटी करप्शन जो है जी। उसके पास से बंदा छुड़वा के ले जाते हैं? ये कैसा कानून है कि जिसकी हुकूमत होती है, FIA उसी के कहने पे कार्रवाइयाँ करती है? तो कानून के तो मसला नहीं है ना, कानून मौजूद है, ये रवैया बदलने की नहीं, जरूरत इदारों है। को आज़ाद अमल कैसे किया जाएगा? इदारों का अपना ज़मीर नहीं है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनका अपना ज़मीर नहीं है, ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये कानून पर अमल करें भी और करवाएं भी। ना करें, क्या होगा? अगर इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, कितने हज़ार ब्यूरोक्रेट होंगे, अगर 50 ब्यूरोक्रेट इस मुल्क के ये तय कर लें कि जी हम किसी का गैर कानूनी हुक्म नहीं मानेंगे, कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, सब सीधे हो जाएंगे, किसी को जुर्रत नहीं होगी। यहाँ ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट गुजरे हैं जिनको वज़ीर आज़म जुर्रत नहीं करता था बात करने की, सिफारिश करने की। ये एक कल्चर रहा है। तो अब जो अल्ताफ़ कल्चर है, गौहर तो ने उसकी लिखा, बात करो अल्ताफ़ इरशाद गौहर ने लिखा है एक वाक़या कि मैं डिप्टी कमिश्नर कराची था, मेरे पास उस वक्त हुकूमत थी, सोहरावर्दी साहब वज़ीर आज़म थे, मुस्लिम लीग अपोजिशन में थी। उसकी दरख्वास्त आई कि 14 को हम जलसा करना चाहते हैं। उसके बाद आ गई हुक्मरान पार्टी की कि जी हम भी जलसा करना चाहते हैं। मैंने लिखा कि जनाब, और वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, मैंने कहा कि वो पहले दरख्वास्त आ चुकी है। 14 अगस्त का जो मामला है ना, ये कौमी एक मामला है, कौमी त्यौहार है, तो जिसका हक बनता है मैंने उसकी दरख्वास्त मुस्लिम लीग की कबूल कर ली, हुकूमत की रिजेक्ट और हुकूमत की रिजेक्ट कर दी। सही हो गया, सही, ठीक। मुझे 13 तारीख को फ़ोन आया कि जी वज़ीर आज़म साहब ढाका जा रहे हैं, तो आप जो है एयरपोर्ट पे वो रुखसत करना है प्रोटोकॉल के तहत। कहते मैं एयरपोर्ट पे गया तो वज़ीर आज़म साहब मिलते मिलते अलविदाई इस्लाम को जा रहे थे ढाका, मेरे पास आए और कहने लगे डिप्टी कमिश्नर तुम्हारी वजह से मैं ढाका जा रहा हूँ। सही। मैंने कहा सर वो कैसे? कहते तुमने मुझे जलसे की इजाज़त नहीं दी। अब वो 14 अगस्त है, अब देखें क्या रवायात थी। अब तो 14 अगस्त को कोई वज़ीर आज़म जलसा करते ही नहीं है। उसने कहा कि ये भी मुनासिब नहीं है कि 14 अगस्त को मैं कराची में हूँ
और किसी तकरीब से खिताब ना करूं, सही, तो इसलिए मैं ढाका जा रहा हूं, मैं जाके तकरीब रखी है, करूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो होता है, सही इरशाद साहब, उसको किसी ने नौकरी से नहीं निकाला जी था। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने। ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुबैरी साहब, आज जो पेशरफ्त हुई है, साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब को अब तहवील में लिया गया है, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ भी हो गया है। सर-ए-दस्त जो केस है वो टॉप सिटी का है, ये मामला अदालत में भी गया, अदालत ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कह दिया। अब फ़ौज ने अपना जो मैकेनिज़्म है एहतसाब का, उसके तहत इनको कटहरे में लाया है। एक तो ये बता दें कि आपकी नज़र में जो संगीन है मामला, वो टॉप सिटी का था, या जो आज ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है उसमें पोस्ट रिटायरमेंट भी इन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो ज़्यादा संगीन नोयत क्या लगती है आपको कि अब कोर्ट मार्शल तक बात जा पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो जब चार्जशीट आएगी उससे ही हम कुछ अक्स कर सकते हैं कि इन पे इल्ज़ाम क्या है। तो जब तक वो चार्जशीट नहीं आती, देखिए अभी तो सिर्फ एक आप कहें प्रेस रिलीज आई है, उसमें एक टॉप सिटी का जिक्र है और कुछ पोस्ट रिटायरमेंट जो उन्होंने शायद अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और जिसमें पाबंदी है, और मेरे ख्याल से अब तो वो 5 साल तक बढ़ा दी गई है कि रिटायरमेंट के 5 साल तक ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक रिटायर्ड फौजी शामिल नहीं हो सकते। तो ये देखना पड़ेगा कि चार्ज उसको किया जाता है, नेचुरली फिर उनको उनके खिलाफ शहादतें लानी पड़ेंगी इस चीज़ पे, और फिर उनको फैसला करना पड़ेगा जो उनका ट्राइब्यूनल होगा कोर्ट मार्शल का। अच्छा ज़ुबैर साहब, जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ हैं, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं तो ज़ाहिर है इसमें कुछ पॉलिटिकल एंटिटीज़ भी उनके साथ शरीक जुर्म होंगी, ये अकेले तो फिर नहीं होंगे। सियासी सरगर्मी हैं तो सियासतदानों के साथ या सियासी वर्करों के साथ कर रहे होंगे ये, तो क्या फिर इस कोर्ट मार्शल में वो शख्सियात भी शामिल होंगी जिनके साथ इनके राब्ते होंगे? नहीं अरे भाई, बिल्कुल नहीं, ये इनके ऊपर है। देखिए, जो आर्मी एक्ट है उन पे लगता है। जो आप ISPR के प्रेस रिलीज की बात कर रहे थे, वो इनकी एक्टिविटीज की, इनकी ममानियत थी। पॉलिटिकल पार्टीज तो पॉलिटिक्स करेंगी, वो उन पे तो आइन और कानून के तहत वो अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगी, लेकिन इन पे अगर कोई पाबंदी है वो भी दिखाना पड़ेगा कि कौन सी पाबंदियां जो, या कोड ऑफ कॉन्डक्ट, या कौन सा सेक्शन या कौन सा रूल्स इन्होंने आर्मी एक्ट के वायलेट किए हैं जिसके तहत इनको चार्ज किया गया और आप कह रहे हैं कोर्ट मार्शल का आगाज भी कर दिया गया है। तो लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज पे तो नहीं है। दूसरी बात है, इस वक्त तो कोर्ट की जजमेंट है जो अभी तक इनफील्ड है, सब्जेक्ट टू अपील, पेंडिंग अपील में, जिसमें कहा सिविलियन का तो ट्रायल हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट्स में सर। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं, क्योंकि 4 अरकान असम्बली की जो बहाली का केस था, 3 कौमी असम्बली के हैं, 1 सूबाई के पंजाब के, वो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ गया, 2 ने जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम किया जाए, इलेक्शन कमीशन का जो मामला होता है वही हतमी होता है, जबकि आइन की गालबन 127 है शेख, जिसके तहत इलेक्शन होने के बाद जो सारे मामलात हैं ट्रिब्यूनल्स के पास चले जाते हैं। लेकिन इस मामले में, दोबारा गिनती के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को अपहोल्ड किया है कि जी वो काउंटिंग कर सकते हैं। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? बल्कि जबकि तीसरे मेंबर ने इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा कि हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि हम हाई कोर्ट के मामला में मुदाखलत करें। देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेचुरली हाई कोर्ट, कोई भी अपील आती है या पटिशन आती है सुप्रीम हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट नेचुरली वो देख सकता है, लीव टू अपील पटिशन दाखिल की जाती है, उस पर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो एक फ़ैसला था जो मैं समझता हूँ कि इस फैसले में सबसे जो हाई कोर्ट का फैसला था, वो देखिए उसमें क्या हुआ है। उन्होंने वो गिनती का मामला था और आप देखें कितनी मैसिव रिगिंग हुई है इलेक्शंस में, और जो सेक्शन 95 की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, वो उसमें देखिए जो एक सेटल्ड लॉ है, मैं समझता हूँ, जबकि बहुत जजमेंट्स का हवाला दिया गया है, उसमें लिखा था कि डिस्क्रेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था।
उन्होंने होल्ड किया है। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि उन्होंने उनकी गिनती जो होती है उसको करके उनको जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे उनको वो सीटें दे दी गई हैं। और यही बात माइनॉरिटी जजमेंट में ये कहा गया है कि जी आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल जो फंक्शन था उसको आपको करने देना चाहिए था। अब ये देखिए नेचुरली मेजॉरिटी फैसला तो ये आ गया और सीटें भी उनको मिल गई। नेचुरली इसमें रिव्यू दाखिल होगा और रिव्यू में फिर देखते हैं क्या फैसला आता है उसमें। अगर वो लोग जो इससे अफेक्टेड है वो रिव्यू दाखिल करते हैं इस जजमेंट की। लेकिन देखिए ना, इससे पहले ही आप देखें कि सीरियस इल्जामात हैं कि एक जो सिटिंग पार्टी है जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। और देखिए आपको ये भी देखना होगा कि इन हलकों में कितने वोट्स रिजेक्ट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें भी सारी होंगी जो अब देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनकी और अदनी तादाद बढ़ जाए और कहीं उस तरफ ना जा रहा हो कि जी उनको किसी तरह इनको ये मिल जाए 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए ताकि वो आइन को तरमीम कर सकें। तो ये 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से इल्ज़ाम लग रहा है कि जी आप एक्सटेंशन लेने के लिए सारा कुछ एहतमाम कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम आप समझते हैं कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई इल्ज़ाम उस यानी सीरियस लिया जा सकता है कि जी एक्सटेंशन के लिए हुकूमत सीरियस है और इसके लिए सारा तामझाम किया जा रहा है? देखिए हुकूमत, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत ही इस पे मौजूद इल्ज़ाम है, क्योंकि उन्होंने ही ये सोचा छोड़ा था। और वो एक मीटिंग थी जिसके अंदर रूल्स बनने थे जुडिशल कमीशन के, उसमें जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त कहा था कि जी अभी ना बनाए, हम एक पैकेज ला रहे हैं, जुडिशल पैकेज आइन की तालीमी तरमीम के तहत। उस वक्त आपको याद है वो इशू था कि उनको वो सीटें जो मिल गई थी उनको PTI की सीटें भी दे दी गई थी, तो नेचुरली उनकी अदली बना के दे दी गई थी ताकि वो अमेंड कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब आप देखें उन्होंने वो उन्होंने उस जजमेंट को ओवरराइड कर दिया एक कानून साजी से जो चैलेंज हुई है। और तो मेरे मतलब अभी इल्ज़ाम है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, लेकिन इसमें क्या हकीकत है ना मैं जानता हूँ ना आप जानते। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको मालूम होगा उनका क्या है, उनका क्या रोल है। वो एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए एक इम्प्रेशन तो है कि ये जो कुछ केसेस हैं उसमें और जो जजमेंट्स आई वो एक मखसूस पार्टी के खिलाफ थी और एक पार्टी के हक में आई और इस बेंच से। एक प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं एक सेमिनार में ख़िताब किया और आलमोस्ट उनका मौजू वो था कि जो हमने फ़ैसला दिया है उसका ज़िक्र तो नहीं हुआ, लेकिन जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास तौहीन अदालत का हथियार वो मौजूद है। एक और केस में फ़ैसले में भी उन्होंने ये बात लिख दी। तो क्या किसी जज को अपने फ़ैसलों के हवाले से वजाहतें करने या उनके हवाले से हुकूमत को या किसी फरीक को धमकियां देने का हक है कि अगर आप अमल नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे और आपके साथ सज़ा भुगतनी पड़ेगी? जुबैर साहब ब्रीफ कमेंट, वी हैव 30 सेकंड्स। देखिए सर, मैं तो समझता हूँ ये धमकी नहीं है, आपने उसको धमकी का लफ्ज़ दिया। एक बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है उन्होंने की और एक जज का हक होता है और जजमेंट आ चुकी है, वो जजमेंट में उन्होंने बात कही। वो बिल्कुल एक आइन की तशरीह पे बात हो रही थी, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर थी। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि आपकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों से सुप्रीम कोर्ट के लगातार जजमेंट्स की हुकुम मदूली की गई है, तो उन्होंने वाजे कर दिया है कि कोर्ट की बात मानना ज़रूरी है, जुडिशरी का क्या रोल होता है। और ये प्रोपेगेंडा तो उनके खिलाफ किया जा रहा है ताकि आप जानते हैं क्योंकि हुकूमत नाखुश है जो फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जब उनके हक में आते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, वरना इन जजों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। जी ठीक, जुबैर साहब टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो। शुक्रिया आपका आबिद जुबैर साहब, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।